हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वर्कशीट के साथ एक बार मैं, हाँ ये रहा। तो अपना मेन पेज ये वाला है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट तो ईजी रहने वाली है, ठीक है। और वर्कशीट में एक बात थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगी है कि यार आज की वर्कशीट में हमें वृत्त से संबंधित पद और प्रमेयों के बारे में बताया गया। प्रमेय वो होते हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। वर्कशीट में बस ऐसे ही बता दिया गया कि हाँ भाई, अगर वृत्त से एक लंब खींचा जाता है तो वृत्त दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, पर इन सब चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है। पर आज की वर्कशीट में सीधा सीधा इन चीज़ों को बता दिया गया। अगर मैं आपको सीधा सीधा ऐसे बता दूं तो क्या उसको कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो आप लोग बस एक बार वर्कशीट को पढ़ लेना, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी प्रमेय दी गई हैं। और उन प्रमेयों को जब तक मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा ना, तब तक ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा और ना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के लिए हमें उसको पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मैं उन प्रमेयों को सॉल्व करवाने बैठ गया ना, तो भाई साहब 40 मिनट की वीडियो वही बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी, कम से कम ना करते हुए भी 6 या 7 प्रमेय हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रमेयों को सॉल्व नहीं करवा रहा, मेन बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि प्रमेय को सॉल्व करवाएंगे तो भाई 40-50 मिनट की वीडियो ऐसे ही बन जाएगी हवा में, ठीक है। तो वर्कशीट नंबर 6 है, नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना, ठीक है। और वर्कशीट थोड़ा लेट आई है, इसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। 16/7/2021 की वर्कशीट है, हालांकि जल्दी अपलोड कर देनी चाहिए थी मुझे, बट मैं लेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम था, ठीक है। तो वृत्त से संबंधित पद और प्रमेय आज की वर्कशीट की हेडिंग। तो अब मेन बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है। चाप, ठीक है। तो चाप क्या होता है? यानी वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। अब सबसे पहले जान लो वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित बिंदुओं, ठीक है। यानी ऐसी बिंदु जो कि स्थिर हो, ये देखो जैसे ये वाली बिंदु हो गई, ये स्थिर है। इसकी स्थिर दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है, ठीक है। एक स्थिर बिंदु से स्थिर बिंदुओं की दूरी पर बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है, ठीक है। मैं आपको या फिर उन बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर आकृति बनाते हैं, उन्हें वृत्त कहते हैं, ठीक है। यानी एक स्थिर बिंदु हो गई, ठीक है। अच्छा, जो वृत्त होता है ना, वो बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, और ये बात याद रखोगे ना तो चैप्टर बहुत ही आसान, मतलब चैप्टर नहीं, वर्कशीट बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, ठीक है। ऐसे बिंदु है, ठीक है। और ये सारे बिंदु मिलके एक वृत्त का निर्माण करते हैं। और इन बिंदुओं का जो बीच के बिंदु होता है वो इनसे समान दूरी पर रहेगा। यानी इधर अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वृत्त बनेगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर वे में समझाता हूँ, रुको। जैसे कि मैंने इसे बिंदु माना, ठीक है। अब इसकी स्थिर दूरी पर मैंने एक वृत्त खींचा, ठीक है, इतना सा वृत्त खींचा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये एक स्थिर बिंदु पर स्थित है, और ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बना है, ठीक है। ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बना है, ठीक है। याद रखना इस बात को कि एक वृत्त बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिंदुओं की बहुत, मतलब जो बिंदु नहीं है, बिंदु तो अलग चीज़ है, जो वृत्त होता है, ठीक है, जो वृत्त होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उन कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि वर्कशीट में बताई गई। जैसे कि पहले हो गया चाप। वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं, ठीक है। वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। जैसे कि ये वृत्त हो गया, ठीक है। इस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q। तो P से Q तक की जो मैंने दूरी ली है वो चाप हो गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है जीवा। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। याद रखना, रेखाखंड, रेखा नहीं रेखाखंड, ठीक है। रेखा और रेखाखंड में फर्क होता है, ठीक है। तो जीवा के वृत्त यानी एक वृत्त हो गया, ठीक है। एक बिंदु दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी इस बिंदु से इस बिंदु को मैंने मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट अपना फिर से हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। तो अब ये जो मैंने लाइन खींची है ना, इसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं कहूँगा जीवा, ठीक है। उसके बाद है केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो है वो व्यास कहलाती है, और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, ठीक है। और ये वृत्त को दो समान भागों में विभाजित भी करती है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो गई? व्यास वाली। उसके बाद आता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और
चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। अब त्रिज्या क्या होती है पहले तो ये जान लो। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु से एक बिंदु मैंने ऐसे मिला दी, तो ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या, यानी कि मैंने एक तो यहाँ मिला दी, एक यहाँ मिला दी, ठीक है। ऐसे मैंने दो सिरों, बीच के बिंदु से एक त्रिज्या यहाँ बना दी और एक त्रिज्या यहाँ बना दी। बीच के बिंदु से निकलने वाली रेखाखंड सदैव त्रिज्या का निर्माण करती है, ये बात याद रखना। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि जो चाप, ठीक है, ये देखो यहाँ पर चाप भी तो है ना, इतना एरिया इसने घेरा है, यानी ये चाप हो गया, ठीक है। और इसका जो मध्य का क्षेत्र है, यानी ये वाला क्षेत्र, इसे मैं किसी और शेड से कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले से कर देता हूँ। तो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा बताओ, त्रिज्या खंड। यानी त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। तो क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा त्रिज्या खंड होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो त्रिज्या दो बिंदुओं त्रिज्या जो है वो दो रेखा खंडों में बट गई, और यहाँ पर उसने वृत्त को छुआ है, ठीक है, वृत्त को छुआ, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया त्रिज्या खंड। और यहाँ पर एक जीवा भी है, यहाँ पर ये देखो ऐसे, यहाँ एक जीवा भी है, तो इस तरीके से त्रिज्या खंड बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है वृत्तखंड, त्रिज्या खंड का भाई वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या है, तो जीवा और चाप के मध्य का क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। याद रखना, जब त्रिज्या खंड की बात होती है तो जो बिंदु होते हैं ना वो त्रिज्या खंड, वो त्रिज्या से निकलते हैं, यानी बीच के बिंदु से निकलते हैं। पर जब बात वृत्तखंड की हो रही है, वृत्तखंड की, तो जो वृत्त है ना, जो वृत्त बनेगा उसको कहीं से भी आप जीवा दे दो, यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो, ठीक है, बीच से नहीं देना बस। तो जो त्रिज्या खंड बनता है क्या वो वृत्तखंड है? ऑब्वियसली है। क्यों है? क्योंकि वो भी तो यार चाप और जीवा के मध्य के बीच का क्षेत्र होता है। तो यानी कि त्रिज्या खंड इज इक्वल टू वृत्तखंड, एंड वृत्तखंड बट वृत्तखंड इज नॉट इक्वल टू त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड वृत्तखंड के बराबर तो है, पर वृत्तखंड त्रिज्या खंड के बराबर नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आप लोग डेफिनेशन से पता करने की कोशिश करो। इन दोनों डेफिनेशंस को मिलाओ और पता करो कि त्रिज्या खंड वृत्तखंड के बराबर तो है, पर वृत्तखंड त्रिज्या खंड के बराबर क्यों नहीं है, ये पता करो। तो जीवा और चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। इसे भी समझा देते हैं। ये मैंने बना ली वृत्त, यहाँ पर मैंने ले ली जीवा, ये वाली जीवा ले ली मान लो, ठीक है। ये हो गया पी और क्यू, पी और क्यू से अपना बहुत पुराना रिश्ता है। और यहाँ पर मैंने एक चाप ले लिया, ये वाला, मान लो मैंने चाप लिया ए और बी का, ठीक है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये बीच का क्षेत्र, ये हो गया अपना वृत्तखंड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्तखंड। तो बेसिक आपने क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब करते हैं अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को। एक मिनट, कुछ और बचा तो नहीं है ना? हाँ, कुछ नहीं है, ये कुछ और पेजेस आते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो पहले तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो वृत्त के बीच में से निकलती है, ठीक है, ये वाली। एक जीवा यहाँ तक जाएगी, एक जीवा यहाँ तक जाएगी, और जो इसे दो भागों में विभाजित करेगी उसे, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है वृत्त की? व्यास वाली, ठीक है, जो त्रिज्या खंड के दोनों सिरों से जाती है। ये मैंने वृत्त बनाया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो एक वृत्तखंड यहाँ है, एक वृत्तखंड यहाँ है, ये हो गया P, ये हो गया Q। ये बीच में से निकला है और इसने इन दोनों को आधे आधे भागों में बांट दिया। इस वृत्त को आधे भाग में अर्धवृत्त बना दिया, इसे अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। तो सबसे बड़ी जीवा को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं और वो होता है व्यास, ठीक है। जीवा और चाप के मध्य के क्षेत्र को याद रखना, त्रिज्या खंड के क्षेत्र को नहीं, त्रिज्या के जो त्रिज्या से बिंदु निकलती है वो नहीं, जीवा और चाप के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं बस। तो जब भी आपसे कहे जीवा और चाप, यानी कि आपको एक वृत्त बनाना है, उसमें कहीं से भी एक जीवा ले लेनी है। उसने ये नहीं कहा कि मध्य से लो, बीच से लो, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कहीं से भी ले लो। तो मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है। और एक चाप मुझे खुद ब खुद मिल गया यहाँ पर, ये वाला, इसे मैं किसी और कलर से कर देता हूँ। जैसे कि चाप हो गया ये, तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है? वृत्तखंड बनता था, है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा वृत्तखंड। मैं वीडियो देख लेता हूँ, 9 मिनट की बन गई यार, चलो कोई ना। उसके बाद आता है त्रिज्याखंड, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य के केंद्र का मध्य क्षेत्र होता है। यानी जो त्रिज्याखंड होता है वो चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाता है, ठीक है। वो चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र होता है, ठीक है।
आपको समझाता हूँ मैं। ये हो गया वृत्त अपना, ठीक है। त्रिज्याखंड चाप के दोनों केंद्रों, ये हो गया चाप, ठीक है, ये हो गया एक बिंदु, ठीक है। मिलाने वाली त्रिज्या, ठीक है, और चाप के मध्य का क्षेत्र, यानी ये त्रिज्या हो गई, यहाँ पर एक लाइन गया और यहाँ पर एक लाइन गया और यहाँ पर बना चाप, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे त्रिज्याखंड। तो बस रिक्त स्थान की पूर्ति करती थी और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी और आपको लिखना है यहाँ पर चाप, हो गया खत्म। अब दी गई आकृति में बी ओ सी एक वृत्त व्यास है, एक आकृति दी गई है वृत्त की जिसमें बी ओ सी, यानी कि ये हो गया बीच में, क्या हो गया, बीच वाले क्षेत्र को हमने ओ मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया, तो बी ओ सी एक वृत्त हो गया, ठीक है। ए बी अगर ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी सी किसके बराबर होगा ये बताना है। तो देखो, अब किसी भी चीज़ ने उसको दो भागों में विभाजित करा है, ठीक है। दी गई आकृति में बी ओ सी एक वृत्त का व्यास है, यानी बी ओ सी हो गया, ठीक है, ये हो गया व्यास बी ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, तो ए बी सी किसके बराबर होगा, तो ए बी सी ए सी बी के बराबर होगा। आप लोग एक बार अपनी जो वर्कशीट है उसमें आकृति को देख लेना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, यदि सर्वांग समवृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी वृत्त अगर कोई भी वृत्त है वो बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो इसका मतलब है ए बी और सी डी भी बराबर हो जाएंगी खुद ब खुद, क्योंकि उसने प्रश्न में ही बोल दिया बराबर कोण अंतरित कर रहे हैं। और कोई भी वृत्त अगर बराबर कोण अंतरित कर रहा है यानी उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद है ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं जिसमें ए ओ बी बराबर 80 है, तो सी ओ डी भी बराबर 80 ही होगा। देखो कैसे, हमको एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, उस वृत्त को कुछ ऐसे बांटा गया है, ऐसे, ठीक है, इसे मान लिया ए ओ बी और ये हो गया, और यहाँ पर हो गया सी ओ डी। तो अगर ये 80 का है तो ये खुद ब खुद 80 का हो जाएगा। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण लगेगा यार, शीर्षाभिमुख कोण लग जाएगा ना, इतना तो याद रखो। आपने क्लास 9th में शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा था। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित करें कि उनमें दो कोण बन जाएं और वो दोनों कोण बराबर होते हैं। हमने सिद्ध भी किया था, आपको याद होगा क्लास 9th में। तो शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा। आज की वर्कशीट आपकी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो इस वर्कशीट की वीडियो को ऑलवेज कर देना लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।